हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हमने निश्चित समाकलन के बारे में पढ़ा था। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसका नाम है आंकिक समाकलन यानी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो इस चैप्टर में हम तीन विधियों को पढ़ेंगे, तीन मेथड्स को, जिसे हम सिम्पसन के नियम भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इसे देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा आंकिक समाकलन के बारे में। मानक आकृतियों जैसे आयत, त्रिभुज आदि के क्षेत्रफल तथा आयतन निश्चित समाकलन की साधारण विधियों से निकाले जा सकते हैं, परंतु अनियमित आकृतियों जैसे रेगुलर शेप्स होती हैं, इनके क्षेत्रफल, नदियों की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनियमित ठोसों के आयतन आदि समाकलन की साधारण विधियों से ज्ञात नहीं किए जा सकते। ठीक है, इसी प्रकार कुछ निश्चित समाकलन जिनका समाकलन साधारण विधियों से नहीं ज्ञात किया जा सकता, इसलिए आंकिक विधियों का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, जैसे हमें किसी नदी का क्षेत्रफल निकालना है, किसी अनियमित ठोस का आयतन निकालना है, तो उससे हम आसानी से फाइंड नहीं कर सकते। इसके लिए हम कुछ विधियों का यूज़ करते हैं, तो हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे ये तीन विधियों के बारे में, हम तीन मेथड्स हैं, इनको हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो पहला है सिम्पसन का 1/3 नियम या सिम्पसन का 1/3वां नियम। ठीक है, सिम्पसन 1/3 रूल। सेकंड है सिम्पसन का 3/8 नियम या सिम्पसन 3/8 रूल। तीसरा है समलंबी नियम या ट्रेपेजॉइडल रूल। तो हम एक एक करके तीनों को डिस्कस करेंगे, जिसमें ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सिम्पसन का पहला नियम और ये समलंबी नियम। क्लियर? ठीक है, तो हम इस वीडियो में हम सिम्पसन का 1/3 नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो देखिए, सिम्पसन का 1/3 नियम या सिम्पसन 1/3 रूल, इससे हम सिम्पसन का पहला नियम या प्रथम नियम भी बोलते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मान लीजिए कोई शेप हमने ले लिया, इर्रेगुलर शेप है ये, और इसको हमने छोटी छोटी पट्टियों में ऐसे बांट लिया, y1, y2, y3, yn प्लस 1। ठीक है, इन छोटी छोटी जो हमने टुकड़ों में बांटा है पट्टियों में, इन्हें हम क्या बोलते हैं? कोटि या ऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो इस नियम के द्वारा अनियमित आकार की आकृतियों के क्षेत्रफल निकाले जाते हैं। इसमें अनियमित आकार को बराबर दूरियों पर विषम संख्याओं में कोटियां लेकर छोटी छोटी पट्टिकाओं में बांटा जाता है, जो हमने ये बांट लिया है ऐसे करके। ठीक है, तो प्रथम कोटि हमें यहाँ पे दिख रही है, क्या है? y1, और द्वितीय कोटि क्या है? y2, तृतीय कोटि क्या है? y3, अंतिम कोटि कितनी है? yn+1। ठीक है, एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि n यहाँ पे एक सम राशि है। ठीक है, तो जितनी n की वैल्यू होगी उससे एक ज़्यादा कोटियों की संख्या होगी, ये बात भी हमें याद रखनी है। कोटियों की संख्या फिर कितनी हो जाएगी? n+1। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा उसे निकालने का फॉर्मूला होता है a बराबर h/3 और ब्रैकेट में y1 + yn+1 यानी पहली कोटि और आखिरी कोटि, प्लस 2 y3 y5 प्लस yn+n-1। ठीक है, तो ये 3, 5 ये सब क्या है, ये भी क्लियर हो जाएगा। अगली ब्रैकेट में लिखेंगे 4y2 + y4 + yn। तो इस ब्रैकेट में जो ऑर्डिनेट्स आएंगी वो सब ऑड ऑर्डिनेट्स होंगे, यानी कि विषम कोटियाँ होंगी, और इसमें जो आएंगी जैसे 2, 4, 6 ये सब सम कोटियाँ होंगी। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूले में लिखा हुआ भी है हमने h/3 f + l 2o + 4e, यानी कि f क्या है? प्रथम कोटि, l क्या है? लास्ट ऑर्डिनेट्स। ठीक है, o क्या है? जितनी भी विषम कोटियाँ हैं उनका योग, और e क्या है? जितनी भी सम कोटियाँ हैं उनका योग। तो इसके बारे में हमने नीचे लिखा भी है, देखिए f फर्स्ट, इसे बोलते हैं f को प्रथम कोटि या फर्स्ट ऑर्डिनेट, l को बोलते हैं अंतिम कोटि या लास्ट ऑर्डिनेट। ठीक है, o क्या है? शेष विषम कोटियों का योग। ठीक है, शेष विषम कोटियों का योग यानी सम ऑफ ऑड रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स। ई क्या है? सम कोटियों का योग यानी सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स, जितनी भी इवन ऑर्डिनेट्स हैं उन्हें हम ई बोलते हैं। एच क्या है? दो कोटियों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑर्डिनेट्स, यानी दो कोटियां हैं तो उनके बीच की दूरी जो होगी उसे हम क्या बोलेंगे? स्मॉल एच। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा था f हमारा क्या हो जाएगा? प्रथम कोटि y1, लास्ट ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? yn+1,
और ऑड ऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, y3, y5, y7, yn-1, और इवन ऑर्डिनेट हो जाएंगे 2, 4, 6 और n। क्लियर। अब एक चीज़ में हमें याद रखनी है कि इस नियम का प्रयोग हम तभी करेंगे जब कोटियों की संख्या विषम होगी। क्लियर। सिम्पसन के 1/3 नियम का प्रयोग हम तभी करेंगे जब इसमें कोटियों की संख्या यानी नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स जो होगा वो क्या होगा, विषम होगा, यानी कि ऑड होगा। क्लियर। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला है h की वैल्यू निकालने का b माइनस a अपॉन n, ये हमें याद रखना होगा। ठीक है। अब हम सवाल देखेंगे तो और बात क्लियर हो जाएगी। तो देखते हैं सिम्पसन के 1/3 नियम पर आधारित प्रश्न। ठीक है, या सिम्पसन के प्रथम नियम पर आधारित प्रश्न। तो देखिए हमने इसे सॉल्व करके रख लिया है, क्योंकि अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेट करने में काफ़ी समय लग जाता है। आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दी गई विमाओं से एक खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कोटियों यानी ऑर्डिनेट्स के बीच की दूरी 1.5 है। ठीक है, अब कोटियाँ दी हुई हैं। क्लियर। 23, 19, 14, 11, 12.5, 16, 19, 20, 20। ठीक है, ये हमें विमाएँ दी गई हैं। अब हमें उस खेत का क्षेत्रफल निकालना है और कोटियों के बीच की दूरी इसने पहले से हमें दे दी है, हमें निकालनी नहीं है 1.5। ठीक है, तो कोटियाँ हैं, हमने लिख लिया सबको एक एक करके। ठीक है, अब हम इन्हें नाम दे देते हैं y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8, y9। ठीक है, तो इसमें जो प्रथम कोटि होगी फर्स्ट ऑर्डिनेट, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं f, y1 बराबर कितनी हो जाएगी 23, और अंतिम कोटि जो होगी लास्ट ऑर्डिनेट जिसे हम l बोलते हैं यानी y9, वो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे शेष विषम कोटियों की लंबाइयों का योग। क्लियर। शेष विषम कोटियों की लंबाइयों का योग। तो विषम कोटियाँ कौन कौन सी हैं जिसे हमने बताया था, y3 हो जाएगा, y5 हो जाएगा, y7 हो जाएगा, ये सब विषम कोटियाँ हैं। y9 भी है, लेकिन y9 को हम पहले ही यूज़ कर चुके हैं। तो विषम कोटियों में क्या आ जाएगा o, y3, y5, y7, तीनों का वैल्यू लगा देंगे हम 14, 12.5 और प्लस 19, तो ऐड कर लेंगे 45.5, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं सम कोटियों का योग। तो सम कोटियों का योग यानी ई, सम कोटियाँ कौन कौन सी हैं, ये है y2, फिर y4, फिर y6 और y8। ठीक है, हमें रिपीट नहीं करना है किसी को। तो ये y2, y4, y6 और y8 ये सब हमारा इवन ऑर्डिनेट्स हैं, सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स। तो y2 की जगह क्या हो जाएगा 19, y4 की वैल्यू, y6 16 और y8 20, सबको ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 66। क्लियर। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे सिम्पसन 1/3 रूल। तो 1/3 रूल क्या है, A यहाँ पे क्या है एरिया निकालना है हमें, h/3 ब्रैकेट में f + l + 2o + 4e। क्लियर। तो h का वैल्यू हमने दे रखा है हमें, उसने h का वैल्यू उसने हमें पहले से 1.5 दे रखा है, तो h की वैल्यू लगा देंगे हम 1.5/3, f की वैल्यू लगाएंगे 23, l का वैल्यू लगाएंगे, o का वैल्यू जो हमने निकाला था 45.5 और e का वैल्यू जो हमने ये निकाला है 66, यहाँ लगा देंगे। अब बस हमें इसको सॉल्व करना है। 43 इसका मल्टीप्लाई करेंगे 91 हो जाएगा, ये 264 हो जाएगा। इससे जब हम ऐड कर लेंगे और कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 199 वर्ग इकाई। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इस खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है 0 to 1 2x/1 + x² dx, ये हमें एक इंटीग्रल दिया हुआ है। हमें इसका मान सीमाओं को 4 बराबर भागों में बांटकर निकालना है। ठीक है, जो लिमिट दी हुई है 0 to 1, इसको हमें, इस अंतराल को हमें 4 बराबर भागों में बांट के निकालना है। और इसके साथ में कह रहा है कि log 2 का मान भी ज्ञात करो। क्लियर, अच्छा सवाल है ये। तो ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है 2x/1 + x²। क्लियर। और a की वैल्यू के a और b क्या है, हमारी लिमिट है वही, अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो a का वैल्यू हो जाएगा 0
और बी का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 1। क्लियर। तो अब सवाल में एक बात ध्यान देने वाली यह है कि वो कह रहा है 4 बराबर भागों में बांटना है, 4 बराबर भागों में। तो 4 बराबर भागों में बांटने के लिए हम लिखते हैं n बराबर 4। ठीक है, क्लियर। और हमने एक बात बताई थी कि जितने बराबर भागों में बांटते हैं उसमें एक जोड़ देते हैं, तो यही हमारी कोटियों की संख्या होती है n+1। ठीक है, यानी n बराबर 4 है, यहाँ पे 4 भागों में बांटा है, तो कोटियों की संख्या यहाँ पे होगी 5। क्लियर। अब इसके बाद हम h की वैल्यू निकाल लेते हैं। h बराबर हमने पढ़ा था b माइनस a बटे n, तो b का वैल्यू लगाएंगे 1 माइनस 0 बटे n, यानी n की वैल्यू कितनी 4, तो ये हो जाएगा 1/4। h का वैल्यू हो गया 1/4। अब इसके लिए हमें टेबल बनानी पड़ती है। टेबल कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझेंगे। देखिए यहाँ दिया हुआ है x वेरिएबल हमारा, ठीक है, और ऊपर हम लिख लेंगे 4 बराबर भागों में बांटना है हमें। तो शुरुआत करते हैं a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h, a प्लस 4h। ये आपको हर बार लिखना है, ठीक है, याद कर लेना है। तो हमें 4 बराबर भागों में बांटना है, तो a तो हम लिखेंगे, फिर आएगा a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h, a प्लस 4h। अगर 5 बराबर भागों में बांटना हो तब तो लिख देते a प्लस 5h। क्लियर। तो अब हमने काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ये हमारी 5 कोटियाँ हैं। तो n की वैल्यू कितनी थी 4, तो कोटियों की संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं x हो जाएगा। यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी वो हम यहाँ से निकालेंगे। a का वैल्यू कितना है हमारा 0, a का जो वैल्यू है वो कितना है 0, तो यहाँ लगा देंगे 0। यहाँ लिखेंगे a की वैल्यू 0 प्लस h की वैल्यू 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4। 0 प्लस 2 इंटू h की वैल्यू लगा देंगे 1/4, ये हो जाएगा 1/2। ऐसे यहाँ पे लगाएंगे a और h की वैल्यू 3/4, यहाँ लगाएंगे a और h की वैल्यू तो 4/4 यानी 1। तो इससे हम चेक कर सकते हैं कि लिमिट हमारी कितनी दी हुई थी 0 to 1। ठीक है, और ये सॉल्व करने के बाद हमारा यहाँ 0 से शुरुआत होगी और 1 पर ही समाप्त होगा। तो 0 से 1 यानी 0 से 1 जो हमें अंतराल दिया हुआ था, इसको हमने 4 बराबर भागों में बांट लिया। क्लियर, 1 2 3 4। अगला स्टेप क्या है, जो हमें इंटीग्रल दिया हुआ है, जो फंक्शन 2x/1 प्लस x²। अब इसमें हम क्रम से सभी जो x की वैल्यूज़ हमें मिली हैं 1 2 3 ये सब वैल्यूज़ हम यहाँ पे लगाएंगे। तो पहले 0 मिला है तो x ये लगाएंगे 0/1 प्लस 0, सॉल्व कर लेंगे 2 इंटू फिर ये x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, यहाँ 1/4 है, तो 1/4 प्लस 1 प्लस 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 1/2 लगाएंगे। तो इन्हें हम कैलकुलेट जब करेंगे तो ये वैल्यूज़ आएंगी। ये हमने पहले से सॉल्व करके लिख लिए, इसीलिए कह रहे थे कि इसको ऐसे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लग जाता, फिर तो इतने सवालों को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसे सॉल्व किया हमने 0.96 और इसे हमने सॉल्व किया 1। ठीक है, आप पूरा वीडियो देखते रहिए, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब ये जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं इनको हम पहले क्या लिखते हैं y1 से शुरुआत करते हैं, यहाँ y1 y2 y3 y4 y5। तो ये हमारे 5 कोटियाँ हो गई, ये हमारे 5 ऑर्डिनेट्स हो गए। क्लियर। ठीक है, यानी y1 का वैल्यू 0, y2 का वैल्यू इतना और y3 का वैल्यू 0.8। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम f हमारा क्या होता है फर्स्ट ऑर्डिनेट यानी प्रथम कोटि, और प्रथम कोटि है y1 का वैल्यू कितना है यहाँ से 0। लास्ट ऑर्डिनेट कितना है y5 और इसका वैल्यू कितना है 1। ठीक है, अब हम लिखेंगे शेष विषम कोटियों की लंबाइयों का योग। ठीक है, जो बची हुई हमारी ऑड ऑर्डिनेट्स हैं उनका सम करेंगे। अब तो इसमें देखिए ऑड ऑर्डिनेट्स कौन सी है, y1 को हमने यूज़ कर लिया, y5 को हमने यूज़ कर लिया। अब ये 3 बचे, इन 3 में y2 और y4 तो इवन है, सिर्फ ये बचा y3 क्या है ऑड ऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे, यहाँ नहीं, ये हमारा ऑड ऑर्डिनेट हो जाएगा y3 बराबर 0.8। तो सम करने के लिए यहाँ सिर्फ एक ही हमारा ऑर्डिनेट है तो हम उसको लिख देंगे। अब बात करेंगे सम कोटियों की लंबाइयों का योग, यानी जो हमारा इवन ऑर्डिनेट्स हैं उनका सम करेंगे। तो इवन ऑर्डिनेट कौन कौन सी है, एक तो y2 है,
और एक y4 है, तो इन्हें लिख देंगे y2 प्लस y4, ठीक है। और y2 का वैल्यू कितना 0.47 प्लस 0.96 1.43। क्लियर, हम चारों वैल्यूज़ निकाल ली। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं बाई सिम्पसन 1/3 रूल, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया है, a बराबर h/3 f प्लस एल 2o4e। तो ये हमारा सिम्पसन 1/3 नियम का फॉर्मूला है। अब इसमें हम लिखेंगे एरिया हमारा क्या होता है, जो इंटीग्रल हम फाइंड करते हैं वो एक एरिया ही होता है। तो इसकी जगह हम जो हमें इंटीग्रल दिया हुआ है वो लिख देंगे h/3। f हमारा क्या है y1, और l हमारा क्या है, हमारा अंतिम कोटि कितना है 5 तक जा रहा है तो y5, और ऑड ऑर्डिनेट हमने अभी निकाला कितना y3, और इवन ऑर्डिनेट हमने अभी कितने देखे थे y2 प्लस y4। अब इन सब का हम इसमें वैल्यू लगा देंगे। h का वैल्यू कितना था 1/4, h का वैल्यू 1/4, और ये y1 की वैल्यू y5 की वैल्यू ये सब हम यहाँ से लगा देंगे। ठीक है, तो y1 का वैल्यू कितना था 0, y5 का वैल्यू 1, y3 का वैल्यू 0.8, y2 का वैल्यू 0.47, y4 का वैल्यू 0.96। इन सब को हम ऐड करके यहाँ ऐड करके लिख देंगे 8.32 अपॉन ये 12 हो जाएगा, h का वैल्यू 1/4 लगा के। इससे हम जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद हमें इस इंटीग्रल का वैल्यू मिलेगा 0.693। क्लियर। अब इसमें वो कह रहा है कि log 2 का मान भी बताओ। तो log 2 का मान निकालने के लिए हम इस इंटीग्रल को जैसे अब तक सॉल्व करते आए थे वैसे नॉर्मली हम सॉल्व करेंगे। तो इससे हम सॉल्व करने के लिए 1 + x² को t मान लेंगे। तो 1 + x² को t मानेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन 2x dx बराबर dt। अब जो हमने वेरिएबल चेंज किया है तो हम लिमिट को भी चेंज करेंगे। तो x बराबर 0 है तो t बराबर 1 + 0 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ लगाएंगे हम इसमें x बराबर 0 तो t बराबर 1 + 0 यानी 1 मिल जाएगा। और जब x बराबर 1 लगाएंगे तो t बराबर 1 + x की जगह 1 2 मिल जाएगा। यानी हमें जो नया लिमिट मिलेगा वो हो जाएगा 1 से 2। क्लियर। और 2x dx की जगह पे यहाँ से क्या लग जाएगा dt ये, और इसकी जगह पे लग जाएगा t। तो 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, और लिमिट लगा देंगे 1 से 2। यहाँ लिमिट लगा देंगे 1 से 2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। t की जगह पे log 2 माइनस log 1, log 1 0 होता है तो हमें मिल जाएगा log 2। क्लियर। तो हमें इस इंटीग्रल का जो वैल्यू मिलेगा वो मिल गया log 2। ठीक है ना। अब इस इंटीग्रल का वैल्यू जो हमने अभी सिम्पसन के 1/3 नियम से हमने फाइंड किया था वो कितना आया था 0.693। यानी इस इंटीग्रल की वैल्यू हम ये लगा सकते हैं। तो हमने यही वैल्यू यहाँ पे लगा दी, इसकी जगह पे ये वैल्यू लगा दी। बराबर में है log 2, तो यही हमारी log 2 की वैल्यू हो जाएगी। log 2 बराबर 0.693। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल देखते हैं। तो तीसरा सवाल है 0 to 1 1/1 + x dx का मान दशमलव के 2 अंकों तक ज्ञात कीजिए। क्लियर। अब इसमें उसने कुछ नहीं बोला है कैसे करना है, उसने किसी का नाम नहीं लिया कि सिम्पसन के किस नियम से करना है। तो इसको हम सिम्पसन के पहले नियम से भी कर सकते हैं, ठीक है, दूसरे नियम से भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हम अभी पहले नियम से कर रहे हैं तो हम उसी से करेंगे। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली ये है कि इसमें हमें उसने n का मान नहीं दिया। उसने हमसे ये नहीं बोला कितने बराबर भागों में बांट कर करो। पिछले क्वेश्चन में उसने हमसे बोला था 4 बराबर भागों में बांट कर करो। ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पे उसने नहीं दी है, और n की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमें h की वैल्यू निकालनी हो, क्योंकि h के फॉर्मूले में n आता है। तो n की वैल्यू हमें तभी ज़रूरत होगी जब हम h की वैल्यू निकालने के लिए। अब n की वैल्यू उसने दी नहीं है तो h की वैल्यू भी नहीं निकल पाएगी, है ना। तो ऐसे सवाल जिनमें वो हमें ना तो n की वैल्यू देता है ना h की वैल्यू देता है, उसमें हम अपनी तरफ से मान लेते हैं। जैसे ये हमारा फंक्शन है, ये हमारी लिमिट है, तो हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ कोटियों यानी ऑर्डिनेट्स की संख्या नहीं दी गई है, ठीक है, और ना ही n का मान दिया गया है ना। कोटियों की संख्या अगर वो देता तो हम उससे n की वैल्यू निकाल लेते। अगर वो कहता कोटियों की संख्या 5 है तो हम पता कर लेते कि 4 बराबर भागों में बांटना है ना। तो
और ना ही n का मान दिया गया है। अतः हम मान लेते हैं कि कोटियों की संख्या 5 है। हमने अपनी तरफ से लेट कर लिया कि कोटियों की जो संख्या है वो है 5 है। अतः अंतराल 0,1 को 4 बराबर भागों में बांट लेते हैं, इसलिए n बराबर 4। क्योंकि हमने बताया था कोटियों की संख्या हमेशा विषम मानी जाएगी, है ना। तो कोटियों की संख्या में या तो 3 ले सकते हैं, या 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। 7 को ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और 3 ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो हम 5 ले लेते हैं। कोटियों की संख्या हमने 5 ले ली, तो कोटियों की संख्या 5 ले ली तो n उससे 1 कम होता है, तो n बराबर कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा देंगे h बराबर b माइनस ए बटे n। तो b का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू 0 है और n का वैल्यू 4 है, तो h का वैल्यू आ जाएगा 1/4। h का वैल्यू 1/4। अब टेबल बना लेंगे, वैसी टेबल बनेगी सेम। हमें 5 कोटियाँ हैं, यानी 4 भागों में बांटना है, a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h, a प्लस 4h। क्लियर। तो x लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ वैल्यू लगाएंगे, a का वैल्यू 0, a और h का वैल्यू लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ भी a और h का वैल्यू लगाएंगे, यहाँ a का वैल्यू 0 और h का वैल्यू लगाएंगे, सभी में सबको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा ये फलन है y बराबर 1/1 प्लस एक्स। यहाँ हम ये जो x की वैल्यूज़ मिली हैं ये हम लगाते जाएंगे, 1/1 प्लस 0 और यहाँ पे 1/1 प्लस 1/4, 1/1 प्लस ये 1/2, 1/1 प्लस 3/4, 1/1 प्लस ये 1। क्लियर। तो ये सबका वैल्यू हमें मिल जाएगा और इन्हें हम क्या नाम देते हैं, y1, y2, y3, y4, y5। क्लियर। एक बात यहाँ पे यही हमें ध्यान रखना कि हमें जो अंतराल दिया होता है 0 to 1, वही यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आता है। जैसे ये आया है 0 से 1। क्लियर। तो अब यहाँ पे हमारा जो प्रथम कोटि हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑर्डिनेट f बराबर y1 1 हो जाएगा। लास्ट ऑर्डिनेट क्या है, y5, तो ये 0.50 हो जाएगा। और यहाँ पे ऑड ऑर्डिनेट्स कितने हैं, सिर्फ y3 है, पिछले सवाल की तरह सिर्फ y3, तो ये हो जाएगा। और इवन ऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं, ये 2 और 4। ठीक है, तो 2 और 4 है, तो इन्हें हम लिख लेंगे यहाँ पे y2 प्लस y4 ऐड कर लेंगे, 0.8, 0.571, तो ये 1.37 आ जाएगा। ठीक है, हमने चारों वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया। अब इसके बाद इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए सिम्पसन का हमने 1/3 नियम लगा दिया, h/3 f प्लस एल 2o प्लस 4e। अब यहाँ पे h का वैल्यू लगाएंगे, कितना था 1/4। ठीक है, 3 नीचे है। अब इन सबका हम वैल्यू लगा देंगे इसमें। ठीक है, और इसे ऐड कर लेंगे, f का वैल्यू, l का, o का, e का, सबका वैल्यू लगा दिया, ऐड कर लिया, ये आया। और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। यानी इस इंटीग्रल का जो वैल्यू होगा 0 to 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, वो कितना होगा, 0.693 होगा। ठीक है, क्लियर। अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है, अच्छा सवाल है ये। कह रहा है किसी नदी की चौड़ाई 80 मीटर है। कोई नदी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, 80 मीटर। किनारे से x मीटर की दूरी पर गहराई y है। ठीक है, तो नदी के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी किनारे से x मीटर की दूरी पर, किनारे से खड़े होकर अगर हम x मीटर की दूरी पर आगे बढ़ेंगे तो गहराई कितनी है, y मीटर। तो नदी की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो नदी का हमें एरिया निकालना है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है टेबल उसने कि ये x बराबर क्या है, किनारे पर खड़े हैं तब, और ये y कितनी क्या है, मीटर में गहराई है। तो यानी कि अगर हम किनारे पर खड़े हैं तो गहराई तो 0 है। हम आगे और 10 मीटर बढ़ेंगे नदी की तरफ तो गहराई कितनी हो जाएगी, 4 मीटर। आगे बढ़ेंगे 20 मीटर तो गहराई कितनी, 7 मीटर। 30 मीटर बढ़ेंगे तो 9 मीटर। ऐसे चलते हुए चले जाएंगे। 80 मीटर लास्ट में तो 3 मीटर रह जाती है। ठीक है, तो यही हमारी सब कोटियाँ हो जाएंगी, है ना। जैसे ये हमारा y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये y3 हो जाएगा, ये y4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है ना। अब इसमें उसने हमें n की वैल्यू तो नहीं दी है, n की वैल्यू उसने हमें नहीं दी है ना। तो हम क्या करेंगे, इन सब कोटियों को गिनते हैं पहले। ये कितनी है, 9। हमने अभी काउंट किया कितनी कोटियां हैं, 9। यानी देखो यहाँ लिखा हुआ भी है कि यहाँ कोटियों की संख्या 9 है, यानी ऑड है। अतः n बराबर 8। हमने अभी पिछले सवालों में भी ये बात पढ़ी थी
कि कोटियों की संख्या से n की जो वैल्यू होती है वो एक कम होती है ना। तो यहाँ कोटियों की संख्या 9 है तो n बराबर 8 हो जाएगा। यहाँ सिम्पसन नियम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। a बराबर 0 है, b बराबर 80 है। देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है और 80 पे ख़त्म हो रहा है, तो a की वैल्यू 0, b का वैल्यू 80। तो हम यहाँ लगा देंगे 80 माइनस 0 बटे n की वैल्यू 8 हो जाएगी। 80 बटे 8 कितना 10, तो h की वैल्यू हो जाएगी 10 मीटर, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डिनेट प्रथम कोटि y1 क्या हो जाएगी, y1 0 है ना। और देखिए l बराबर अंतिम कोटि यानी लास्ट ऑर्डिनेट क्या है y9, और y9 कितना है 3, ठीक है। अब इसमें निकालना है शेष विषम कोटियों का योग। शेष विषम कोटियाँ देखिए कौन कौन सी हैं। y1 को तो हमने यूज़ कर लिया, y9 को हमने यूज़ कर लिया, इनसे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए ये हमारा 3, 5, 7 ये सब ऑड ऑर्डिनेट्स हैं, 3, 5, 7, तो इनको यहाँ लिख लेंगे। ऑड ऑर्डिनेट्स में y3, y5, y7 तीनों का वैल्यू लगा देंगे, तीनों को ऐड कर देंगे 33। अब बात करेंगे सम कोटियों का योग। तो सम कोटियाँ हम जानते हैं कौन कौन सी रहेगी। एक तो ये रह गया y2, एक ये रह गया y4, और एक ये रह गया y6 और y8, 2, 4, 6, 8। तो यहाँ लगा देंगे y2, y4, y6, y8 सम कोटियों का योग, ठीक है, सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स। तो सबका वैल्यू लगा दिया, सबको ऐड कर दिया 36। सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब हम वही फॉर्मूला लगाएंगे अपना सिम्पसन 1/3 रूल। a बराबर h/3 f प्लस एल 2O4e, क्लियर। तो नदी का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या हो जाएगा, a बराबर h/3, यही फॉर्मूला। a बराबर f का वैल्यू 0 है, l का 3 है, o का वैल्यू 33, e का वैल्यू 36। जो वैल्यूज़ हमने अभी कैलकुलेट की हैं सबको यहाँ लगा देंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ गया 710 वर्ग मीटर। तो जो नदी है उसका जो एरिया आ गया वो 710 वर्ग मीटर आ गया, ठीक है। तो नदी का हमारा कोई शेप फिक्स नहीं होता है, वो तो ऐसे 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 कैसे भी बह के जा सकती है। तो वही हमारा ये गहराई दिया हुआ था किनारे से यहाँ तक, हमें इसका एरिया निकालना था, ठीक है। तो हम ऐसे इन सवालों को हल कर सकते हैं, क्लियर, ठीक है। तो आज हमने सिम्पसन के 1/3 नियम पर आधारित प्रश्नों को किया, सिम्पसन 1/3 रूल को डिस्कस किया, क्लियर। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सिम्पसन के द्वितीय नियम को यानी सिम्पसन का जो 3/8 रूल है उसको डिस्कस करेंगे और उस पर कुछ सवालों को हल करेंगे, ठीक है।